जय टेकरी सरकार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार मित्रों, मैं शिवम ठाकर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी माध्यम में हमने हर एक चैप्टर के, हर एक अध्याय के पहले परिचय को समझा है, फिर हमने प्रश्नावली अगली सारी एक वीडियो में एक प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट किया है। इसी क्रम में आज आपके सामने लेकर आए हैं अध्याय 4 का परिचय। ये कौन सी क्लास होने वाली है मेरे भाई? परिचय क्लास है। अगर आप यह क्लास नहीं देखते हैं तो आपको आने वाली किसी भी प्रश्नावली की कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी प्रश्न, इस चैप्टर की आने वाली किसी भी प्रश्नावली को कोई कुछ समझ में आने वाला नहीं है। देखिए भाई, क्या है चर, क्या होते हैं अचर, क्या होते हैं समीकरण, क्या है या रैखिक समीकरण क्या है, सबकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल आप शांति से बैठे रहेंगे तो काम हो पाएगा, शांति से बैठे रहेंगे काम हो पाएगा। और मेरे साथ से कॉपी में ज़रूर नोट करना है, जिससे याद तो भी हो जाएगा लेकिन भूलने का डर रहेगा। तो रिवाइज करने के लिए आप एक बार फिर से अपनी नोटबुक खोलेंगे तो याद आ जाएगा। भाई चर का मतलब क्या होता है? चर को इंग्लिश में हम वेरिएबल कहते हैं। चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? वेरिएबल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम वेरिएबल कहते हैं। वेरी करने का मतलब होता है भाई कोई वैल्यू बदले, कोई वैल्यू बदले। मतलब भाई क्या है, जो जैसे x है, y है, z है, इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहें तो ABCD के जितने भी अक्षर हैं ना भाई, वो सभी चर में आएंगे। A हो, B हो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैंने आदि कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई? आदि कर दिया। X Y Z ABCD PQRS जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर को हम मानते हैं कि माना कि उस रमेश की उम्र X वर्ष है, माना कि आयत की लंबाई y मीटर चौड़ी है, y मीटर लंबाई है, ऐसा जब भी हम मानते हैं तो भाई इन्हें क्या कहते हैं? X Y Z। इन्हें क्या कहेंगे? चर। क्या कहेंगे मेरे भाई? चर। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। वेरी करने का मतलब होता है वैल्यू बदले, वैल्यू बदले। जैसे x का मान किसी प्रश्न में हो सकता है 15 आ जाए, हो सकता है अगले ही प्रश्न में x का मान 2 आ जाए, x का मान 1/3 आ जाए, -1/3 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो अलग अलग क्वेश्चन में x की अलग अलग वैल्यू रहेंगी। और इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू बदलती है, x की वैल्यू बदलती है। इसका मतलब ये क्या है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है, मतलब कि चर है। क्या है मेरे भाई? चर। अचर में क्या होगा भाई? जिसकी वैल्यू ना बदले। अचर के मतलब क्या होगा? जिसकी नॉन वेरिएबल होते हैं, मतलब कांस्टेंट। क्या होते हैं भाई? ये कांस्टेंट होते हैं। मतलब क्या है? जिनकी वैल्यू बदले नहीं, हमेशा फिक्स रहे। जैसे 2 है, हमेशा 2 रहेगा। अरे यहाँ भी 2 रहेगा, पाकिस्तान में भी 2 रहेगा और आपके चांद पर भी 2 रहेगा। बोलो है ना? कभी ऐसा हो सकता है किसी प्रश्न में 2 की वैल्यू कुछ और आ जाए? नहीं सर, 2 तो 2 रहेगा। 2 की वैल्यू तो फिक्स है, -3 की वैल्यू फिक्स है, 5 की वैल्यू फिक्स है, 1/3 की वैल्यू फिक्स है। इसका मतलब दुनिया की जितनी भी संख्या है उनकी वैल्यू क्या है मेरे भाई? फिक्स है। जैसे x की वैल्यू अलग अलग आ रही है, y की अलग अलग आएगी, लेकिन ऐसे 2 की वैल्यू नहीं आएगी। 2 तो अपने आप में 2 है। अच्छा, चर की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ता है। चर की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ता है। x की वैल्यू निकालते हैं हम, y की निकालते हैं, z की निकालते हैं, ABCD जितने भी चर होंगे हमारी वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, कभी हो सकता है आपसे कोई बोले कि 2 का मान ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न बन सकता है क्या कि 2 का मान ज्ञात करो? सर ऐसा तो कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि 2 तो अपने आप में 2 है, 2 का तो मान निकला हुआ है, ऑलरेडी फाइंड आउट है। इसका मतलब सर अचर की वैल्यू कभी भी नहीं निकालते। अचर क्या है भैया? दुनिया की सारी संख्याएं, 2 हो, -3 हो, रूट में 3 हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो भाई, बटे वाले नंबर हो सकते हैं। मैंने तो कुछ भी नंबर अगर हम लेंगे, मतलब दुनिया की सभी संख्याएं हमारी किस में आ जाती हैं? अचर में, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जिसकी वैल्यू क्या हो मेरे भाई? फिक्स हो। जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स हो। चर और अचर तो सर हमें समझ में आ गया। चर और अचर समझ में आ गया। सर ये समीकरण क्या है? समीकरण में होता क्या है मेरे भाई? समीकरण में आपको बिना दिमाग लगाए केवल एक बात समझिए। जैसे x + y बराबर लिख रहा है भाई 13, x + y बराबर लिख रहा है 13। क्या लिख रहा है मेरे भाई? 13। आपको अगर ये बराबर का निशान दिख रहा है ना, ये बराबर का निशान दिख रहा है, मतलब वो समीकरण है। बस सर इतना आसान है। जी हाँ, इतना ही आसान है। अगर आपको बराबर का निशान दिख रहा है तो वो क्या है? समीकरण है। क्या है मेरे भाई? समीकरण है। जैसे x - 3 बराबर क्या लिखा है? 2। ये क्या है? समीकरण है। क्या है? समीकरण। क्यों? क्योंकि बराबर का निशान लिखा। कहीं पे लिखा है x + y बराबर z - p। तो सर ये क्या है? समीकरण है। क्यों? क्योंकि बराबर का निशान लगा। सर बराबर के निशान से हम डिसाइड कर लेंगे कि वो समीकरण है या नहीं है। बस इतनी सी बात है भाई। समीकरण का मतलब क्या है? बराबर का निशान लगाओ। मैंने लिख दिया x - y बराबर 9। कुछ भी हो सकता है, बराबर का निशान आना चाहिए।
5x माइनस 3 बराबर होगा 2। कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें क्या है। मैंने यहाँ कर दिया आधी, मैंने यहाँ कर दिया आधी। कुछ भाइयों को यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आई होगी, अगर उन्होंने पहले से पढ़ रखा होगा। वो कहेंगे सर हमने तो एक मानक रूप देखा है समीकरण का, जिसे हम कहते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, या सर हमने देखा है कि ax प्लस b और माफ़ कीजिएगा भाई, माफ़ कीजिएगा, ax प्लस c या प्लस b भी कर सकते हैं बराबर 0। मतलब क्या, इस तरह के सर हमने मानक रूप देख रखे हैं, इस तरह के हमने क्या देख रखे हैं, मानक रूप देख रखे हैं। या ये जो लास्ट वाला आपने ज़्यादा नहीं देखा होगा, उसमें आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, तो आपने ये देखा होगा, ये देखा होगा ये क्या है, ये देखा होगा आपने। जी हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको कभी ना कभी देखना तो पड़ेगा ही। मैं खुद दिखाने वाला हूँ, आपको देखना तो पड़ेगा ही। तो सर ये क्या मामला है, जब समीकरण आप इसी को कह रहे हो तो फिर ये क्या है। हम तो इसी को समीकरण मानते थे आज तक, कि बराबर में 0 आना चाहिए, बराबर में 0 आना चाहिए। नहीं भाई, ये ना समीकरण है, ये समीकरण है, बराबर का निशान आ रहा है, ये ठीक है। ये समीकरण का मानक रूप है। क्या है भाई, मानक रूप है। मानक रूप का मतलब होता है कि जब हम किसी, मतलब इसे सबसे ज़्यादा अपना रखा है हमने, समीकरण के इस रूप को सबसे ज़्यादा अपना रखा है, सबसे ज़्यादा अपना रखा है। मानक रूप का मतलब होता है जिसे सबसे ज़्यादा हमने वैल्यू दे रखी है, तवज्जो दे रखी है, कि हम इसी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब कहीं पर भी होगा समीकरण तो ये भी है भाई, समीकरण तो ये भी है, समीकरण ये भी है, ये समीकरण का मानक रूप है। क्या है भाई, मानक रूप है। मतलब जब भी हम कभी समीकरण का आंसर दे रहे होंगे, मैं जब क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा, फिलहाल में केवल इतना समझिए कि ये मानक रूप है। ये क्या है, मानक रूप है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये समीकरण नहीं है। कई बार बच्चों को क्या लगता है कि अगर ये समीकरण लग रहा है उन्हें कि ये मानक रूप है, मतलब ये समीकरण है, तो फिर वो इसे समीकरण ही नहीं कहते। अगर ये हमारा समीकरण है तो ये इसे वो समीकरण ही नहीं कहते, क्योंकि वो इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो मैं आपसे केवल ये कह रहा हूँ, समीकरण ये है, ये तो ठीक है, ये समीकरण का मानक रूप है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये समीकरण नहीं होगा, ये समीकरण नहीं होगा। समीकरण का मतलब होता है भाई केवल समीकरण का मतलब होगा केवल बराबर का निशान दिखा समीकरण कह सकते हो, केवल बराबर का निशान दिखेगा समीकरण कह सकते हो। ज़्यादा उलझाना नहीं चाह रहा हूँ। अभी जो बीती बातें मैंने कुछ बताई हैं उनमें कन्फ्यूजन हो रहा है, सर ये क्या बोल दिया आपने, कोई बात नहीं। आप तो केवल इतना समझो, बराबर का निशान आएगा समीकरण है, बराबर का निशान आएगा समीकरण है। वो बातें समझ में नहीं आई हैं तो कोई बात नहीं, मैंने उस पर ज़्यादा समय दिया भी नहीं है, और जब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। मैंने इसी वजह से छोड़ दिया कि एक अलग ही टॉपिक पर पहुँच जाएंगे। अभी देखिए भाई, रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण क्या है भाई। इससे पहले आप समझिए कि समीकरण की घात क्या होती है। समीकरण की घात क्या होती है, समीकरण की घात क्या होती है। देखिए भाई, जैसे मैंने लिखा x² प्लस 3x प्लस 5, और इधर क्या लिखा मेरे भाई 0। क्या लिखा 0। सर ये तो आपने मानक रूप लिख दिया। क्या लिख दिया, मानक रूप। अरे उससे क्या फर्क पड़ रहा है, समीकरण तो है ना। आपको ये देखना है भाई चर पर, हमें घात हमेशा किसकी देखना है भाई, चर की। मैं फिर से बोल रहा हूँ, संख्याओं की घात नहीं देखेंगे। चर क्या होते हैं, ABCD वाले अक्षर। चर क्या होते हैं, ABCD वाले अक्षर। भाई यहाँ पर x की घात कितनी है सर, 2 है। यहाँ x की घात कितनी है सर, है ही नहीं। नहीं है तो भाई 1 मानी जाती है, 0 मत बोलना। नहीं है तो क्या मानी जाएगी, 1। क्या मानी जाएगी, 1। यहाँ पर x है ही नहीं। तो सर इस पूरे समीकरण में जो सबसे बड़ी घात है वो है 2, सबसे बड़ी घात है वो है 2। मैं ये कह रहा हूँ सबसे बड़ी घात ही पूरे समीकरण की घात कहलाती है, पूरे समीकरण की घात कहलाती है। मतलब इस वाले समीकरण की जो घात होगी ना मेरे भाई, वो क्या होगी, 2। इस समीकरण की जो घात होगी वो क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। इसका आंसर में समीकरण की घात कितनी होगी, 2। जैसे मैंने आपके सामने एक और लिखा, मैंने लिखा 3x³ प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। जी लिखा। सर इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात है 3, सबसे बड़ी घात है 3, सबसे बड़ी घात है 3। 3 घात है तो इस समीकरण की घात क्या मानी जाएगी, 3। क्या मानी जाएगी, 3। मुझे पता है x की घात तो 2 भी दिख रही है आपको, 1 भी दिख रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि चर की अधिकतम घात को ही पूरे समीकरण की घात कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। आपके सामने एक और लिख रहा हूँ, संभल के जवाब दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप वो गलती करें
और फिर मुझसे सीखें, फिर गलती ना करें। और अगर आप पहली बार में ही गलती नहीं कर रहे हैं तो वेल डन है। अगर आप पहली बार में ही गलती नहीं कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप पास में होते तो मैं आपकी पीठ थपथपाता। क्या करता मेरे भाई? पीठ थपथपाता। देखिए अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि 4x² + 5x - 3⁴ और इधर है भाई 0। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मतलब इस समीकरण की घात क्या है? ये समीकरण है क्योंकि बराबर का निशान लगा, बराबर का निशान लगा है क्योंकि ये समीकरण है। पूछना ये चाह रहा हूँ मेरे भाई कि ये इसकी घात कितनी है। सर इसकी घात तो 4 है। इसमें ऐसा क्या है? इसकी घात तो क्या है? 4 है, क्योंकि सबसे बड़ी घात को समीकरण घात कहते हैं। मेरे लाल जितने भी मेरे भाई, जितनी भी मेरी बहनें 4 आंसर दे रही हैं वो पूरी तरीके से गलत है। वो पूरी तरह से क्या है? गलत है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपसे कहा ही नहीं है कि संख्या की घात देखिए, संख्या की घात देखिए, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा है चर की घात देखिए। किसकी घात देखिए? चर की। तो भाई चर की घात तो चर है क्या ये 3? सर चर तो नहीं है। नहीं है तो हम इसे देखेंगे ही नहीं, नहीं है तो इसे देखेंगे ही नहीं। ये x चर है तो इसकी घात कितनी है? 1। x चर है तो x की घात कितनी है? 2। मतलब कि इस पूरे, मतलब कि मेरे भाई इस पूरे समीकरण की जो घात होगी वो कितनी होगी? वो कितनी होगी मेरे भाई? 2। कितनी होगी? 2। क्योंकि अधिकतम घात हमारे सामने कितनी है? 2 है। अधिकतम घात कितनी है? 2 है। आ गई बात समझ में? भाई हम समीकरण की घात समझ गए हैं कि क्या होता है। समीकरण की घात समझ गए कि क्या क्या होता है। जी हाँ सर, बिल्कुल समीकरण की घात हम समझ गए। समीकरण की घात हम समझ गए। इसे रफ कर दूं क्या? नहीं कर रहा हूँ रफ, आप लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा। समीकरण की घात हमारी ये है। अधिकतम घात को समीकरण की घात कहते हैं। सर ये रैखिक समीकरण क्या है? ये रैखिक समीकरण क्या है? तो आप यूँ समझिए कि जैसे मैंने आपके सामने एक समीकरण लिखा और आपसे पूछ रहा हूँ मैं 3x - y = 0, या मैंने लिखा है कि 5x - 3 बराबर है 25, ऐसे कुछ लिखा है। ये समीकरण है क्या? सर समीकरण तो है क्योंकि बराबर का निशान लगा है। समीकरण तो है क्योंकि ये बराबर का निशान लगा है। बोलो हाँ या ना? बराबर का निशान लगा। मैं तो आपसे बस इतना पूछना चाह रहा हूँ मेरे भाई, इतना पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें समीकरण की घात कितनी है? सर x की अधिकतम घात 1 है, यहाँ पर भी 1 है। मतलब वेरिएबल होना चाहिए, चर होना चाहिए। x y की घात देख रहे हैं हम। सर यहाँ पर तो अधिकतम घात है 1। अधिकतम घात क्या है? 1। मैंने आपके सामने एक और प्रश्न लिखा अच्छा यहाँ पर लिखा तो है, पहले से ही तो लिखा है। देखिए भाई यहाँ पर देखा x की घात सर 1 है। 3 की घात तो देखेंगे ही नहीं क्योंकि चर नहीं है। 25 की घात देखेंगे ही नहीं क्योंकि चर नहीं है। यहाँ पर सर अधिकतम घात 1 है तो हम क्या बोलेंगे? इसकी घात कितनी है? 1। इसकी घात कितनी है? 1। सुनते जाइएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। इस बात को थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा समझने का। सर एक घात तो देख ली हमने, एक घात तो देख ली। कलर चेंज करूँ? कर लेता हूँ भाई। देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा 5x² - 3x + 2 = 0, ऐसे लिखा। तो भाई इसकी अधिकतम घात कितनी है? सर इसकी अधिकतम घात तो सर 2 है। इसकी दिख रही है ना भाई, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। एक और मैंने देखा जिसमें मैंने लिखा है 3x³ - 4x²। सर ये तो समझ में आ गया, कोई बात नहीं, एक बार और देख लीजिए, कुछ समझा ही रहा हूँ अब। इसकी अधिकतम घात कितनी है? सर इसकी अधिकतम घात है 3। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। इसे रफ कर दूँ, इसमें कुछ अलग नहीं है, ये एक ही घात है, एक ही घात है। मैं ये कह रहा हूँ भाई जितने भी समीकरण हैं, अगर उनकी घात 1 है, उनकी घात कितनी है भाई? 1 है। उन सभी समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। ऐसा कोई समीकरण जिसकी घात कितनी है? 1 है। यहाँ कितनी थी? 1 थी। 1 लिखते नहीं है, आपको समझाने के लिए दिखा दिया कि घात कितनी है? 1 है। घात कितनी है? 1 है। इसे क्या नाम देंगे मेरे भाई? रैखिक समीकरण। क्या नाम देंगे मेरे भाई? रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण जिनकी 2 घात हैं भाई द्विघाती समीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विघाती समीकरण कहलाते हैं। समीकरण तो आप लिख लेंगे, समीकरण आप लिख लेंगे। और ऐसे समीकरण जिनकी 3 घात होती है हम त्रिघाती कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघाती। हमें यही पढ़ना होता है, त्रिघाती समीकरण होते हैं, त्रिघाती समीकरण होते हैं। ठीक है भाई, देख लीजिए
रैखिक समीकरण आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर ऐसे कोई भी समीकरण जिसमें अधिकतम घात होनी चाहिए एक। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया x माइनस 3 बराबर 5, ऐसे लिखा। ये x की घात कितनी है? एक है। मैंने लिख दिया x माइनस y बराबर 2, तो भी क्या है? रैखिक समीकरण है। आदि कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई? आदि कर दिया। क्या कर दिया? आदि कर दिया। यहाँ तक ठीक है क्या? आगे बढ़ जाएं क्या? सर हमें ना चर समझ में आ गया, ABCD के अक्षर को कहते हैं अचर आ गया, दुनिया की सभी संख्याओं को कहते हैं समीकरण आ गया, केवल बराबर का निशान आना चाहिए। सर रैखिक समीकरण भी आ गया जिसमें एक घात होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो समीकरण में भी जो उदाहरण लिखे हैं मैंने रैखिक के लिखे हैं, आप इन्हें स्क्वायर वर्ग के कर सकते हो, क्यूब के कर सकते हो, तो यहाँ पर तो आएंगे क्योंकि समीकरण तो वो भी होगा, लेकिन यहाँ पर केवल एक घात वाले आएंगे। यहाँ पर केवल एक घात वाले आएंगे। यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़ जाए। यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़ जाए। रैखिक समीकरण हमें समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात सुनिए। आगे की बात सुनिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ भाई, रैखिक समीकरण मैं आपके सामने 2 लिख रहा हूँ, मैंने आपको 3 लिख रहा हूँ। मैंने लिखा x माइनस 3 बराबर 2, फिर मैंने एक और लिखा आपके सामने x माइनस y बराबर 4, फिर मैंने आपके सामने लिखा x प्लस y माइनस z बराबर 9। ऐसे लिखे मैंने समीकरण। आपसे पूछूंगा ये समीकरण कौन से हैं, आप बोलेंगे सर x की घात 1 है, ये रैखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है? रैखिक। कौन सा समीकरण है? रैखिक है। रैखिक समीकरण है ये सर, रैखिक है। पूछूंगा यहाँ पर एक घात कितनी है? सर 1 है। यहाँ पर कितनी घात है? 1 है। सर 4 की घात तो देखेंगे नहीं, क्योंकि चर की घात देखना। सर ये भी कौन सा है? रैखिक है। कौन सा है? रैखिक है। कौन सा है मेरे भाई? रैखिक है। सर यहाँ पर भी चर की घात देखेंगे तो x की भी 1 है, y की भी 1 है, z की भी 1 है, 9 की देखेंगे नहीं। इसका मतलब सर ये भी रैखिक है। इसका मतलब ये भी क्या है? रैखिक है। क्या है? रैखिक है। सर तीनों ही रैखिक समीकरण के उदाहरण मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है भाई? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब रैखिक समीकरण तो हो, रैखिक समीकरण तो हो, लेकिन उसमें चर कितने होने चाहिए? 2। चर कितने होने चाहिए? 2 चर वाले रैखिक समीकरण है भाई। इसमें कितने चर हैं? सर इसमें तो x अकेला है। इसमें x अकेला मतलब कि ये एक चर वाला है, मतलब कि ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें कितने चर हैं? सर ये एक x है, एक y है। सर इसमें 2 चर हैं। कितने हैं? 2 चर हैं। कितने हैं मेरे भाई? 2 चर हैं। इसमें सर x है, y है, z है। इसमें कितने चर हैं? 3 चर हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सर 2 चर वाले। मतलब हम पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे। यहाँ तक ठीक है क्या? सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब आ गया ऐसे रैखिक समीकरण जिनमें 2 चर हैं, जिनमें 2 चर हैं। आगे बढ़ जाएं। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम देखने वाले सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम देखेंगे। भाई एक बात और समझ लीजिए आप, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है 3x माइनस 5x इक्वल टू 5। इसमें कितने चर हैं? तो आप बोलेंगे सर 1x यहाँ है, 1x यहाँ है। इसमें सर 2 चर हैं। आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर 2 चर हैं। भाई ये उत्तर हो जाएगा गलत। 2 चर नहीं है, एक ही चर है। क्यों? क्योंकि x यहाँ है, x यहाँ है। मतलब है तो x ही ना। x तो 50 जगह देखेगा तो भी एक ही माना जाएगा। x तो 50 जगह देखेगा तो भी एक ही माना जाएगा। ठीक है क्या? मतलब सर ये तो एक चर में ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक चर में माना जाएगा। मतलब x अकेले, अच्छा यहाँ y होता तो ये 2 चर हो जाता, तो ये 2 चर हो जाता। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये भी हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अब भाई आगे की कुछ बातें समझिए कि जैसे मुझे एक चर वाला, पहले मैं एक चर वाला समझा रहा हूँ। सर चैप्टर का नाम तो 2 चर है, फिर एक चर वाला क्यों समझा रहे हो? इससे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, आपकी समझ थोड़ी सी ठीक होगी। एक चर वाला बता रहा हूँ, एक चर वाले, और यहाँ पर 2 चर वाले बता रहा हूँ। बस एक एक एग्जाम्पल लूँगा जिससे क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में है क्या 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है भाई, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं एक चर वाले। जैसे लिखा है कि x माइनस 4 बराबर 16, ऐसे लिखा है मैंने। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है x माइनस y बराबर 2, ऐसे लिखा।
भाई एक बार सोच कर देखिए, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, तो इसे ऐसे ही सॉल्व करूँगा, इसे ऐसे ही सॉल्व करूँगा कि x में से 4 घटाने पर 16 आ जाए, x में से 4 घटाने पर 16 जाए। सर ये सॉल्व करना आता है हमें? सर x को यहीं रोकेंगे, ये 16 तो यहाँ है ही है, 16 तो यहाँ है ही है। सर ये माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। सर होता ही है। और सर ये 16 और 4 जोड़कर आ जाएगा 20, 16 और 4 जोड़कर आ जाएगा 20, मतलब x का मान आएगा सर 20। क्या मान आएगा? 20। या यूँ समझिए भाई, इसका मान क्या है? 20 है। अगर हम इसे प्रश्न में देखें तो भाई x की जगह 20 लिखोगे, x की जगह 20 लिखोगे और 20 में से 4 घटाओगे तो 16 ही तो आएगा। 20 में से 4 घटाओगे 16 ही तो आएगा। इसका मतलब इसकी जगह 20 ही आएगा, इसका मतलब 20 ही आएगा। एक और देख लेते हैं, समझते सुनते जाइए बस, आप सुनते जाइए, समझ में आ जाएगा मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको। अभी लग रहा होगा सर ये क्या बताने लगे हो, हमें आता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि x + 9 = है 30, ऐसा लिखा है। तो सर इसे भी ना जब हम हल करेंगे, इसे भी जब हम हल करेंगे तो सर x को यहीं रोकेंगे, 30 ये है, 9 इधर आएगा तो माइनस का होगा और सर घट के बचेगा 21। कितना बचेगा? 21। सर हम तो इसे, माफ़ करिएगा, मिस्टेक हुई है क्या? सही तो है। देखिए भाई देखिए, x की जगह आप 21 रखोगे, x की जगह 21 रखोगे और 21 में 9 जोड़ोगे 30 ही आएगा। 21, x के मान 21 आया है, सर 21 यहाँ रखेंगे और 21 में 9 जोड़ेगा, क्योंकि प्लस लग रहा है, 21 में 9 जोड़ेगा तो कितना जाएगा? 30। इसका मतलब इस x का आंसर कितना आएगा? 21 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। मैं केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इस वाले समीकरण में 20 के अलावा कुछ और आंसर आ सकता है क्या? सर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 20 ही इकलौता एकमात्र ऐसी संख्या है जिसमें से 4 घटाने पर 16 बचेगा, 4 घटाने पर 16 बचेगा। मैं पूछ रहा हूँ कि 20 के अलावा भी तो कुछ सोचिए जिससे ऐसा हो जाए। सर नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ये केवल और केवल 20 के साथ ही होगा। अच्छी बात है। मैंने बोला यहाँ पर x का कोई और मान सोचिए 21 के अलावा, x का कोई और मान सोचिए 21 के अलावा। सर x का 21 के अलावा मान सोचने पर भी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि 21 और 9 ही 30 होगा, इसके अलावा 21 के अलावा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब इन दोनों के जो आंसर आए ना वो इकलौते एकमात्र आंसर आएंगे। क्या आंसर आएंगे? इकलौते, मतलब उसके जैसा आंसर दूसरा नहीं होगा, उसके जैसा आंसर दूसरा नहीं होगा। इसी को भाई हम बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अद्वितीय। आपने पढ़ा होगा छोटे में, जब हम पढ़ते थे कुछ शब्द, तो अद्वितीय का मतलब होता है जिसके जैसा दूसरा ना हो, मतलब इन उत्तरों के जैसा दूसरा नहीं मिलेगा, इसमें उत्तर मिलेगा केवल और केवल एक। वो भी कैसा हल मिलेगा? अद्वितीय हल। कैसा मिलेगा? अद्वितीय हल। सर ठीक है, 2 चर वाले में क्या होता है आप तो देखते जाइए, आप देखते जाइए 2 चर वाले में क्या होता है। देखिए 2 चर वाले में आप देखिए एक बार होता क्या है। सर x में से y घटाने पर 2 आएगा, x में से y घटाने पर 2 आएगा। माफ़ कीजिएगा भाई, कॉल आ रहा है, 1 मिनट बाद। सॉरी भाई लोगों, कहाँ थे अपन? देखिए अगर हमारे सामने 2 चर वाले होंगे, अच्छा ये क्या बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम भाई? अच्छा देखिए अगर 1 चर वाले होंगे तो हमारा अद्वितीय हल आएगा, ये तो हम देख चुके हैं, अद्वितीय हल आएगा। सर 2 वाले हैं तो क्या है? सर हम देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, y की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। सर ये तो संभव है, बिल्कुल ठीक है। मैं भाई x की जगह मान ले रहा हूँ यहाँ और y की जगह ले रहा हूँ यहाँ, मतलब x को अगर 4 लेंगे तो y को लेना पड़ेगा 2। ये बात सही है ना? बिल्कुल सही। सर हम तो x को 6 लेंगे और y को 4 लेंगे, तब भी तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 ही बचेगा। x को हमने लिया 6 और y को लेंगे 4, तो मतलब x को अगर आप 6 लो तो y का मान आ जाएगा 4, y का मान कितना आ जाएगा? 4, तभी तो भाई 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। x का मान तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान रहे हैं, x का मान कुछ भी मान रहे हैं, तो y का अपने आप आ जाता है, y का अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अगर सर हम
x की जगह पर 10 ले लें, अरे मेरा मन करेगा बोलूँगा, मैं मन करेगा बोलूँगा, तो सर 10 में से 8 जाएगा तब 2 बचेगा, मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। मतलब क्या हुआ सर, अगर x को 10 ले रहे हैं तो y हमारा हो जाएगा 8, y हमारा हो जाएगा 8। मैं ये कह रहा हूँ भाई, इस बार y को अपने मन से ले रहा हूँ, y को अपने मन से ले रहा हूँ, y को मैंने ले लिया 5, y को मैंने ले लिया 5। तो सर 5 किस में से 5 घटाऊँ कि 2 आ जाए, यहाँ तो 2 चाहिए ना, किस में से 5 घटाऊँ सर, 7 में से 5 घटाओगे ना तो 2 आएगा, 7 में से 5 घटाओगे 2 आएगा। मतलब y की वैल्यू अगर आपने पहले ले ली 5 तो x की वैल्यू हमारी निकल आती है कितनी, 7, x की वैल्यू निकल आती है 7, कितनी निकल आती है 7। तो मैं तो ये, अच्छा यहाँ पर 100 लिख दोगे आप, तो यहाँ पर 98 लिख देना, 100 में से 98 आएगा तब भी 2 बचेगा, हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो सर इसके आंसर कितने हैं, सर यहाँ पर जो आंसर लिख रहा हूँ मैं उसका दूसरा आंसर आ जाता है, और यहाँ पर लिख रहा हूँ तो उसका अगला आंसर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर समीकरण हमारा 2 चर वाला, ये इसमें कितने चर हैं 2, अरे कितने चर हैं 2, इसमें कितने चर हैं मेरे भाई 1, इसमें कितने चर हैं मेरे भाई 1। सर एक चर था तो अद्वितीय हल था, एक चर था तो अद्वितीय हल था, उस जैसा कोई और हल नहीं था, और कोई दूसरा हल नहीं था। लेकिन सर 2 चर आए तो हल तो अनंत आ रहे हैं। अरे सर ये आए, ये आए, ये आए, आप 100 ले लो, 500 ले लो, 1000 ले लो, जो भी लोगे दूसरा मान आता जाएगा, और इसे लोगे तो दूसरा मान आता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा भाई, इसके अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे मेरे भाई, अनंत हल होंगे। इस केस में कितने हल होंगे, अनंत। कितने हल होंगे मेरे भाई, अनंत हल होंगे। अरे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे अपने। सर अभी तक हमने ये देखा है कि अगर चर एक है तो एक आंसर आएगा, अद्वितीय आएगा, और अगर चर हमारे 2 हैं, चर हमारे 2 हैं तो हल आएंगे अनंत, हल आएंगे अनंत। समझ में तो आ गई होगी बात आपको। आप तो कुछ अगर ऐसे नहीं आई है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि x का मान हमें सर कुछ भी अपने मन से लिखना है, एक मान तो लिखना ही पड़ेगा। तो सर x को हमने लिख लिया, मानकर चलिए हमने लिख लिया x बराबर 15 लेने पर, कुछ भी लिख सकते हैं, x बराबर 15 लेने पर। तो आपने x की जगह क्या मान रखा 15, माइनस y बराबर कितना है 2, समीकरण लिख लिया। सर ये y को अगर यहाँ रोकोगे तो माइनस का y है, ये 2 इधर है, सर ये 15 इधर काय का है, प्लस का इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। सर माइनस के 15 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 13 बचेगा, माइनस का 13 बचेगा, और इधर क्या है माइनस y। सर माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो भाई x 15 लोगे तो y 13 आ जाएगा। सर नहीं, मेरा तो मन कर रहा है मैं y को लूँगा, मेरा मन कर रहा है मैं y को लूँगा। तो भाई y बराबर कितना लोगे, कुछ भी ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो, सॉरी y बराबर क्या ले लेंगे हम, 7 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 7। तो सर इस बार x की जगह तो x रखेंगे माइनस, y की जगह क्या रख लेंगे 7, y की जगह क्या रख लेंगे 7, और बराबर क्या आएगा 2, बराबर क्या आएगा 2। तो इस बार क्या होगा मेरे भाई, इस बार क्या होगा मेरे भाई, इस बार होगा x को यहीं रोकेंगे सर, 2 तो ये है, 7 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 और 7 होता है 9, मतलब x का मान आ जाएगा 9, और 9 में से 7 जाएगा, अरे x का मान 9 है, y का मान 7 था तो 9 में 7 जाएगा, 2 बचेगा। इसका मतलब सर x y के जो भी आंसर आएंगे वो हमारे अनंत आएंगे। वीडियो को बैक करके आप जो नोट नहीं कर पाए वो नोट भी कर सकते हैं, समझने के लिए ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आपको आ गई है। आगे बढ़ जाएँ क्या, आगे बढ़ जाएँ, आगे क्या बढ़ जाए, मेरे ख्याल से सब कुछ हो ही गया है, हो ही गया है सब कुछ। फ़ोन परेशान तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस बार ना अब वीडियो एंड ही है तो आपको समझाने के बाद ही बात करूँगा। जी क्या बदतमीजी है, बोर्ड भी बदतमीजी करता है। देखिए भाई लोगों, चर हमें समझ में आए, ABCD के अक्षरों को चर कहेंगे, हम चर्चा कर चुके हैं। कांस्टेंट सभी नंबर को कहेंगे, समीकरण केवल बराबर के निशान आने से कहेंगे। रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण को कहेंगे जिसमें, रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण को कहेंगे जिसमें केवल एक घात हो, चर की कितनी घात हो, एक घात हो। घात सर उसे कहेंगे जो किसी चर पर अधिकतम घात हो, किसी चर पर अधिकतम घात हो। इसके बाद हमने देखा कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें एक चर की अधिकतम घात 1 हो, चर की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघाती समीकरण, ये त्रिघाती समीकरण। हालांकि अभी इनका कोई यूज़ था नहीं, लेकिन अब इसे समझा रहा था तो मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है। आगे देख लीजिए सर, रैखिक समीकरण ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सर इसमें केवल एक चर दिख रहा है x, इसमें सर 2 चर दिख रहे हैं x और y।
इधर सर 3 चर दिख रहे हैं, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम ये है तो इसे हमने ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा है। इसके बाद सर हमने देखा कि चर अगर एक है तो द्वितीय हल होगा, चर अगर 2 हैं तो इसके अनंत हल होंगे। इतनी बात ठीक है क्या? इसी के साथ भाई लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।